सुनील नाम के व्यक्ति आगरा के एक किराए के कमरे पर रहा करता था, लेकिन वह किराया देने में असमर्थ हो जाता है। उसका काम कुछ दिन के लिए रुक जाता है और जब किराया मांगा जाता था तो वह टाल दिया करता था और उसका मानसिक स्थिति थोड़ा खराब चलने लगा था। और जब किराया के दबाव बनने लगता है उसके ऊपर, तब फिर वह मन में कुछ बना लेता है, कुछ सोच लेता है और एक दिन ऐसा करता है जिसे देखने और सुनने के बाद लोगों का होश उड़ जाता है। इसलिए कि जो जिस घर में वह रहा करता था, जिस किराए के घर में रहा करता था, उसी के मालिक के बेटी को अपने घर में किसी बहाने से कुछ मिठाई देकर बुलाता है और उसका जान ले लेता है और उसके 2-3 टुकड़े करके एक आटे के ड्रम में डालकर, ऊपर से आटे डालकर, और उसी परिवार के साथ खड़ा होकर उस बच्ची को खोजने लगता है। पुलिस में जाकर कंप्लेन करता है। जब उस व्यक्ति को लगता है कि अब मेरे कमरे तक भी पहुंचा जाएगा, मेरा घर तक भी पहुंचा जाएगा, उसके बाद वह फरार हो जाता है। और जब इस मालिक का जो बेटी गायब हुई थी, उस मालिक को शक होता है उसके ऊपर, पुलिस के बोलता है वह व्यक्ति कि आप इस घर का तलाशी लीजिए। जब उस घर का तलाशी लिया जाता है तो एक आटे का ड्रम से कुछ बदबू आ रहा था। जब पुलिस वहां उस आटे के ड्रम के पास जाती है और देखती है ड्रम को खोलकर और आटे को थोड़ा हटाकर, तो देखा जाता है कि वहां कुछ हाथ का टुकड़ा, पैर के टुकड़ा, जब उस ड्रम को पलटी किया जाता है, देखा जाता है कि इसी में पूरा बच्ची को समेटा हुआ है और 2-3 टुकड़ा में करके उसी ड्रम में डाला गया है। पुलिस फिर उस अज्ञात व्यक्ति के नाम पर मुकदमा लिखती है और वह व्यक्ति तब तक फरार हो जाता है। उसे पुलिस तलाश कर रही है। अभी हाल का ही कहानी है, अभी तक वह पुलिस के चुंगल से बाहर है। लेकिन जिन्होंने भी यह कहानी सुना, उन्हों का रूह सा कांप गया कि एक व्यक्ति इस तरह से कैसे कर सकता है। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम, मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। आगरा के ताजगंज में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में मुखिया होता है दिनेश। दिनेश के 2 बच्ची और एक पत्नी। एक बच्ची प्रज्ञा और एक इससे भी छोटी होती है, दिनेश की माँ होती है। इतने परिवार थे, लेकिन दिनेश का 2 घर होता है। तो एक घर में दिनेश खुद रहा करता था और एक घर को रेंट पर लगा के रखा था। एक घर के एक कमरा में रहा करता था सुनील नाम के व्यक्ति, और सुनील का भी उस टाइम काम था पेंटर का, और वह पेंटिंग का काम किया करता और वक्त से जो भी किराया होता वह दे दिया करता। सब कुछ सभी के जीवन में अच्छा चल रहा था, लेकिन सुनील का जीवन में कुछ वक्त से उथल पथल चल रहा था। उनकी माँ का डेथ हो गया, उसके बाद उसकी बीवी उसे छोड़कर चली जाती है, और जो सुनील होता है वह धीरे धीरे करके शराब का आदी होने लगता है। और जो दिनेश था वह जूता चप्पल बेचा करता था, यानी दिन भर वह घर से बाहर रहा करता था। और उनके घर वालों जो सदस्य थे वह घर में रहा करते थे, घर के काम काज किया करते थे। और जो दिनेश की पत्नी होती, वह दोनों बच्चियों का देखभाल, उसको स्कूल भेजना, खाना खिलाना, ये सब किया करती। एक दिन का बात है, 24 मार्च 2026 का बात है कि दिनेश तो काम पर गया हुआ था, उसकी पत्नी जो थी वह घर में काम कर रही थी, और जो एक बच्ची थी दिनेश का, प्रज्ञा, वह बाहर खेलने के लिए निकली। तो उसकी माँ आकर बाहर देखती है कि उसकी बच्ची कई और लड़के लड़कियों के साथ खेल रही है। उसकी माँ घर के अंदर चली जाती है और उसे लग रहा था कि हमारी बच्ची तो खेल रही है, और कुछ देर के बाद फिर आती है तो देखती है नहीं। उसकी माँ को लगता है कि मेरी बच्ची ट्यूशन चली गई होगी, इसलिए कि शाम का वक्त हो गया था और वह शाम के वक्त ट्यूशन जाया करती थी। उसे लगा कि ट्यूशन गई होगी। अब वह इंतजार करने लगे कि ट्यूशन से आएगी मेरी बच्ची। ट्यूशन का टाइम खत्म हो गया, छुट्टी होने का वक्त हो गया, लेकिन उसकी बच्ची घर नहीं लौटी। उसकी माँ परेशान हुई, ट्यूशन तक जा पहुंची। ट्यूशन में पता चला कि वह तो आई ही नहीं। उसके बाद उसका होश फाख्ता हुआ और वह फिर बेचैन हुई। फिर अपना पति को खबर दी, अपने पति को बताई कि जो प्रज्ञा है वह कहीं चली गई है, ट्यूशन भी नहीं गई है और वह मिल नहीं रही है। फिर दिनोस दिनेश जो था वह घर आता है, प्रज्ञा को ढूंढने लगता है। प्रज्ञा कहीं पता चल नहीं रही थी। आसपास में जब बात फैलता है तो आसपास के लोग जो है वह अपने बच्चों बच्चियों से पूछने लगते हैं कि प्रज्ञा कहाँ गई है, किसी ने देखा क्या। लेकिन किसी ने भी प्रज्ञा के बारे में कुछ नहीं बता रहे थे, और वे बस
परेशानी दिनेश का बढ़ते जा रहा था। पूरे गाँव खोज बैठे ये दोनों, लेकिन कहीं प्रज्ञा का पता नहीं चल पाया। अब गाँव वाले भी साथ में खड़ा थे और एक व्यक्ति और साथ में खड़ा था। ये जो दिनेश का एक रेंटर था सुनील, वह उसके रूम में किराए पर रहा करता था, वह भी शामिल होता है और वह पूछता है कि भैया क्या हुआ है? दिनेश बताता है कि हमारी बेटी प्रज्ञा जो थी वह गायब हो गई। प्रज्ञा को सुनील अच्छा तरह से जानता था, इसलिए कि कभी-कभी प्रज्ञा के साथ सुनील भी खेल लिया करता था और कुछ-कुछ खाने-पीने का सामान भी दिया करता था। तो सुनील तो जानता ही था। फिर क्या करता है सुनील कि बोलता है भैया चलिए हम भी ढूँढते हैं साथ में। फिर ये लोग भी इधर-उधर आस-पास के खेत खलिहान, तालाब, रोड किनारे देखते हैं, कहीं पता नहीं चल पाता है। अब शाम रात हो जाता है। अब फिर ये दोनों सभी लोग ये इधर तो घर में बेचैन थे, लेकिन फिर सुबह होने की इंतज़ार करने लगते हैं। सुबह होता है तो फिर पुलिस के पास जाने के लिए सुनील ही बोलता है कि चलिए भैया पुलिस में एफआईआर करवाते हैं और पुलिस आएगी, पुलिस ढूँढेगी। और फिर दिनेश और सुनील और कुछ और गाँव वाले पड़ोसी जाते हैं थाने और वहाँ वही प्रज्ञा का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस जब सुनती है कि 8 साल की बच्ची गायब हुई है, तो पुलिस भी तुरंत अलर्ट होती है और तुरंत एक टीम आ जाती है उसी गाँव और ढूँढने लगती है। पुलिस भी कई घंटे तक ढूँढती है, कुछ भी नहीं पता चलता। पुलिस बाहर-बाहर से ढूँढ रही थी, कहीं भी पता नहीं चला उस बच्ची का। सीसीटीवी कैमरा भी देखा जा रहा था, तो उस गाँव में कोई सीसीटीवी कैमरा आस-पास में था नहीं और दूर में देखा गया सीसीटीवी कैमरा में तो प्रज्ञा आते-जाते दिखी नहीं। एक कैमरा में वह कैद हुई कि वह दुकान से कुरकुरे ली है और कुरकुरे फाड़ रही है, खाने वाली है, लेकिन उसके बाद कहाँ गई, किसके साथ गई, वह किसी को जानकारी नहीं, सीसीटीवी कैमरा में कैद भी नहीं हुई। अब पुलिस का परेशानी बढ़ते जा रहा था, लेकिन पुलिस को लगा कि गांव के ही किसी के घर में वह है। पुलिस जो थी वह दिनेश के घर के से ही तलाशी लेना चालू करती है। घर के हर एक कोने का जांच करने लगती है और यह पता जब सुनील को लगता है तो सुनील वहां से भाग जाता है। उसके बाद उसके घर का तलाशी लिया जाता है और भी आसपास के घर का तलाशी लिया जाता है, लेकिन उस घर का तलाशी नहीं लिया जाता है जिस घर में सुनील रहा करता था। इसलिए कि उस पे शक ही नहीं था उस दिनेश को जरा सा भी, यह मेरा बच्चे के साथ कुछ किया होगा। इसलिए जो सुनील था वह हर वक्त दिनेश के साथ में खड़ा था और वही तो सब कुछ बोल रहा था कि थाना चलिए भैया, और जगह चलिए भैया, ऐसे कीजिए भैया। लेकिन जब देखता है दिनेश की सुनील है ही नहीं हम लोग के पास, वह कहीं गायब हो गया है, भाग गया है, तब दिनेश को लगता है कि सुनील ही कुछ किया होगा। उसके बाद जब सुनील के कमरा का तलाशी लिया जाता है तो पुलिस एक एक करके तलाशी ले रही थी और एक ड्रम के पास जाती है तो थोड़ा बदबू आता है, जब और पास जाती है तो और बदबू आता है। पुलिस उसका ढक्कन निकालती है तो फिर देखती है कि उसमें आटा रखा हुआ है। थोड़ा सा आटा हटाया जाता है तो उसमें ब्लड जो था वह गिरा हुआ दिखता है। पुलिस फिर और हटाती है आटा तो देखती है कि हाथ का टुकड़ा, पैर का टुकड़ा, गर्दन का टुकड़ा, धड़ का टुकड़ा। पुलिस फिर उस ड्रम को नीचे पलटी मारती है तो देखती है कि प्रज्ञा एक लाश बन चुकी है और कई टुकड़े में कैद है। उसके बाद पुलिस फिर उस टुकड़ों को बरामद करती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जो दिनेश थे उनके परिवार वालों थे वह सुनील के ऊपर ही आरोप लगाते हैं कि उसी का काम है, इसलिए वह गायब भी हो चुका था। और दिनेश के परिवार वालों और जितने भी गांव वाले थे उनका कहना है कि दिनेश को हमें सौंप दीजिए, हम उसको सजा देंगे, नहीं तो अगर आप दे सकते हैं तो उसे जल्द से जल्द फांसी दीजिए। लेकिन दिनेश अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर था। ऐसे पुलिस को भी लग चुका था कि यह जो सुनील है उसी के द्वारा यह कत्ल हुआ है। पुलिस सुनील के तलाश में जुड़ी हुई है, लेकिन सुनील अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और यही बताते हैं दिनेश के घर वालों की जो सुनील है उसके पास थोड़ा सा आर्थिक स्थिति खराब हो चुका था। उनकी माँ का देहांत हो गया था, उनकी पत्नी उससे तलाक ले ली थी और भी इसके कई रिश्ते खराब हो चुके थे। और जो सुनील था वह थोड़ा कमाना धमाना बंद कर दिया था, शराब का आदी हो गया था। और फिर जब हम लोग रेंट मांगा करते थे बोलता कि कुछ दिन के बाद दे देंगे। अभी हाल फिलहाल में 5,000 दिया था, फिर भी उसका रेंट बाकी ही था। और जो सुनील था वह सोचा कि क्यों ना इसका बेटी को इस तरह से मार दिया जाए ताकि हमारा रेंट माफ हो जाए। और जो सुनील था वह थोड़ा मानसिक स्थिति भी उसका खराब हो चुका था और इस तरह का अंजाम दे देता है। लेकिन सुनील को पुलिस द्वारा पकड़ा जाएगा तभी इसका खुलासा हो पाएगा कि जो प्रज्ञा है उसका
मारने का कारण क्या था? आखिर आखिर वह कुछ सोच के ही मारा होगा कि हमारा रेंट माफ़ हो जाएगा, कि बदला लिया कि हमें मालिक, घर का मालिक तंग कर रहा है, पैसा माँग रहा है, इसका बदला लिया। ये सब तो सुनील को अब पकड़ने के बाद ही खुलासा हो पाएगा, लेकिन सुनील जो किया वह सही में, वह अपने जान देकर भी उस बच्ची के जान का बराबरी नहीं किया जा सकता, इसलिए कि 8 साल की बच्ची थी वह, उसका कोई गुनाह नहीं था। अगर सुनील सही से कमाया करता, सही से रेंट दिया करता तो उसका जीवन समान रहता, लेकिन एक 8 साल की बच्ची जो अभी धरती पे आई थी और अपना ज़िंदगी का पन्ना पलटना चालू की थी, लेकिन सुनील जैसा व्यक्ति होने के उस मोहल्ला में वजह से उस लड़की का जान ले लिया जाता है, और उनके परिवार वालों का अभी रो रो कर बुरा हाल है। अब जब तक सुनील को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक इसका मोटिव नहीं पता चलेगा कि सुनील आखिर इसका कत्ल क्यों किया है। अब सुनील का पकड़े जाने का इंतजार है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।